हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ऑर्डर 2 जो कि फ्रेम ऑफ सूट की बात करता है और ऑर्डर 3 जो कि रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर की बात करता है, इनके प्रोविजंस को कवर करने वाले हैं। और साथ ही में सेक्शन 1 से लेके 26 तक के प्रोविजन और ऑर्डर 1 और ऑर्डर 4 जो है वो मैंने प्रीवियस की वीडियोज़ में कवर किए हैं, तो आप उन वीडियोज़ से उन प्रोविजंस को पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 कहता है फ्रेम ऑफ सूट, है ना। इसका रूल 1 जो है वो बात करता है फ्रेम ऑफ सूट क्या होता है, सूट को कैसे फ्रेम करना चाहिए। एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। ठीक है, जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई भी इश्यूज अराइज होते हैं और वो इश्यूज जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, प्लेंटिफ जो है क्या है, सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ठीक है ना, अगर दो पार्टी के बीच में कोई मैटर हो गया है तो उस केस में प्लेंटिफ जो है कोर्ट में जाता है और डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लेंटिफ के लिए कहा गया है कि जब भी आप सूट इंस्टीट्यूट करते हो कोर्ट में, तो आप वो सारे क्लेम एक साथ लेके आओ जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हुए हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक क्लेम जो है एक सूट के थ्रू ला रहे हो और दूसरा क्लेम जो है दूसरे सूट के थ्रू ला रहे हो, ऐसा नहीं। आप एक ही सूट के अंदर सारे क्लेम को मांगो। ठीक है, आप अलग अलग सूट फाइल मत करो, ठीक है, अलग अलग क्लेम के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम कॉज ऑफ एक्शन में अराइज होने चाहिए वो। ठीक है, जिससे क्या होना कि मैटर जो है वो फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाए, मतलब फुल्ली उस पर क्या है, डिसीजन आ जाए कोर्ट का। ठीक है, इसके पीछे इंटेंशन सिर्फ इतना सा ही है कि जहाँ कहीं पे भी ऐसे कॉज ऑफ एक्शंस हैं जिसके अंदर की सेम रिलीफ प्लेंटिफ मांगने आया है, तो वो सब एक ही जगह लेके आओ, आप उसके लिए अलग अलग सूट फाइल नहीं करो। ठीक है, इससे ये क्या कर रहा है, ये फर्दर लिटिगेशंस को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है ना, अगर आप ऐसे अलग अलग सूट फाइल करोगे तो फिर ऐसे तो कभी लिटिगेशन एंड होगा ही नहीं, उस केस की कभी एंडिंग ही नहीं होगी। तो रूल 1 यही कह रहा है कि जब भी आप सूट फाइल करने आ रहे हो तो सारे क्लेम को एक साथ एक ही सूट के अंदर लेके आओ, जिससे कि आपका मैटर जो है फाइनली डिस्पोज हो सके और क्या हो सके, प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग दैम। ठीक है, एक ही बार में सारा मैटर जो है वो फाइनली डिस्पोज हो सके। क्लियर हो गया। नाउ रूल 2, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अब इसका सब क्लॉज 1 पढ़ते हैं। पहला तो ये कह रहा है कि सूट जो है उसमें क्या होना चाहिए, सारा क्लेम इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रपोर्शन में क्लेम ला रहे हो फिर अगले सूट में अगले प्रपोर्शन में क्लेम लेके आ रहे हो। फर्स्ट पढ़ते हैं, एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, बट ए प्लेंटिफ में relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। तो यहाँ वाली जो यहाँ तक की जो लाइन है ना, ये रूल 1 को एक्सटेंड करके ही कह रही है कि प्लेंटिफ जब भी अपना सूट लेके आ रहा है तो वो सारे क्लेम को इंक्लूड करेगा उस सूट के अंदर। ठीक है, लेकिन इसका नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा है, बट ए प्लेंटिफ में relinquish एंड एनी पोर्शन ऑफ इस क्लेम, एनी है, ठीक है ना ये। तो अब ये कह रहा है कि प्लेंटिफ जो है ना वो relinquish कर सकता है उसके क्लेम का कोई भी पोर्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अगर वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उस सूट को लेके आना चाहता है और सूट को उस जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए उसको उसके क्लेम का कुछ हिस्सा जो है वो त्यागना होगा, उसको रेलिंक्विश करना होगा, तो प्लेंटिफ ऐसा कर सकता है ना। इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। Now illustration, A advances loan of rupees 2200 to B to bring the suit within the jurisdiction of court X. A sues B for rupees 2000 only. A cannot afterwards sue for 200 रुपीज़। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए जो है उसने बी को लोन दिया था 2200 रुपये का। ठीक है, 2200 रुपये का लोन दिया। अब ए जो है वो क्या चाहता है कि वो एक्स कोर्ट के अंदर ये सूट लेके आए बी के अगेंस्ट। ठीक है, ए क्या चाह रहा है कि एक्स कोर्ट के अंदर वो सूट लेके आए, लेकिन एक्स का जुरिस्डिक्शन जो है ना वो सिर्फ 2000 तक का ही है। ठीक है, तो इस केस में अगर ए को जो है बी को स्यू करना है ना, तो वो सिर्फ 2000 रुपीज़ के लिए ही स्यू कर सकता है अगर उसको कोर्ट एक्स में जाना है तो। ठीक है, अब ए ने जो 200 रुपये छोड़े हैं ना, क्योंकि उसने सिर्फ 2000 के लिए ही उसको स्यू किया है, उसने 200 रुपये को रेलिंक्विश कर दिया। ठीक है, 200 रुपये का क्लेम जो था उसने क्या कर दिया, रेलिंक्विश कर दिया। अब ए कैन नॉट आफ्टरवर्ड स्यू फॉर 200। अब ए जो है ना फिर से एक नया सूट लाके ये नहीं कहेगा कि वहाँ मैंने 2000 रुपये का ही क्लेम जो था बी से मांगा है, अब मैं ये 200 रुपये और बी से मांगना चाहता हूँ, इसके लिए मैं फिर से एक नया सूट लेके आया हूँ। नहीं, आपने जो पोर्शन आपके क्लेम का रेलिंक्विश कर दिया
दिया है उसको आफ्टर वर्ड्स जो है आप नहीं क्लेम कर सकते हो कोर्ट के अंदर। एक बार आपने रेलिंक्विश कर दिया उसका मतलब रेलिंक्विश हो गया, आप उसको फिर से रेज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। क्लियर हो गया। नाउ द सेकंड पॉइंट, relinquishment of part of claim, where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished। सेम चीज कह रहा है पर यहाँ दो चीज है। पहला तो क्या है, वो omit मतलब कि वो भूल गया, मतलब कि वो चाहता तो था उस क्लेम को इंक्लूड करना पर वो भूल गया उसको इंक्लूड करना, तो उस केस में जो है वो फिर से एक नया सूट लाके उस क्लेम को जो है उस क्लेम के रिगार्डिंग में जो है एक सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। सेकंड आता है रेलिंक्विशमेंट, जहाँ पे वो खुद, जिसमें अभी अपन ने सब रूल 1 के अंदर बात की थी कि जहाँ पे प्लेंटिफ खुद जो है उसके पोर्शन ऑफ क्लेम को रेलिंक्विश कर देता है, तो उस केस में भी जो है वो नया सूट लाके जो है उस क्लेम को फिर से सामने वाली पार्टी से नहीं मांग सकता। ठीक है, तो दो कंडीशन, पहला ओमिट कर दिया और सेकंड जो है वो खुद उसको रेलिंक्विश कर रहा है, इस केस में आप नया सूट नहीं ला सकते। नाउ द थर्ड पॉइंट, omission to sue for one of several reliefs, a person is entitled to more than one relief in respect of the same cause of action, may sue for all or any of such reliefs, but if he omits, except with the leave of the court, to sue for all such relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted, permission of court, then later on he can sue। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है, जहाँ पे प्लेंटिफ जो है एंटाइटल्ड है एक से ज़्यादा रिलीफ के लिए जो कि अराइज हुई है सेम कॉज ऑफ एक्शन से। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या कर रहा है, किसी या तो सारी रिलीफ के केस में स्यू कर रहा है या फिर उन सारी में से किसी एक के केस में जो है स्यू कर रहा है सामने वाली पार्टी को, तो उस केस में उसको वो रिलीफ मिलेगी। लेकिन अगर वो भूल जाता है, ठीक है, भूल गया कोई भी रिलीफ क्लेम करने के लिए, तो उस केस में वो नया सूट नहीं ला सकता। लेकिन अगर वो कोर्ट की परमिशन से जो है उस रिलीफ को रेलिंक्विश कर देता है, ठीक है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे लिखा है ना एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, जहाँ पे वो पर्सन जो है कोर्ट की परमिशन से उस रिलीफ को रेलिंक्विश कर रहा है, उस केस में वो लेटर ऑन उस रिलीफ को मांग सकता है, क्लेम कर सकता है सामने वाली पार्टी से। लेकिन अगर वो बिना कोर्ट की परमिशन से कर रहा है तो लेटर ऑन वो उस रिलीफ को क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। परमिशन ऑफ कोर्ट, देन लेटर ऑन ही कैन स्यू। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि अगर आपने कोर्ट की परमिशन से किया है तो आप लेटर ऑन जो है क्या कर सकते हो, एक नया सूट फाइल कर सकते हो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट explanation, for the purposes of this rule an obligation and a collateral security for its performance and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्लिगेशन है या फिर कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी या फिर कोई सक्सेसिव क्लेम्स है जो किससे अराइज हो रहे हैं, सेम ऑब्लिगेशन से अराइज हो रहे हैं, तो इनको हम क्या मानेंगे, सेम कॉज ऑफ एक्शन का पार्ट मानेंगे। क्लियर हो गया। तीन चीजें हैं, ऑब्लिगेशन है, कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी या फिर कोई सक्सेसिव क्लेम है, और ये सेम ऑब्लिगेशन से अराइज हो रहे हैं, तो इन सबको हम सेम कॉज ऑफ एक्शन का पार्ट मानेंगे। नाउ द इलस्ट्रेशन, A let a house to B at a yearly rent of rupees 1200. The rent for the whole of the year 1905, 1906 and 1907 is due and unpaid. A sues B in 1908 only for the rent due for 1906. A shall not afterwards sue B for the rent due for 1905 और 1907। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या करता है, बी को जो है अपना घर किराए पे देता है और ईयरली रेंट कितना है उसका 1200 रुपीज़। ठीक है, अब रेंट जो है ना 1905, 06 एंड 07 का ड्यू है और उसने अभी तक जो है ए को वो रेंट दिया नहीं है। अब ए जो है वो क्या करता है, बी को स्यू करता है रेंट के लिए। ठीक है, लेकिन ए जो है ना वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 1906 के ईयर का जो भी रेंट था ना उसके लिए ही उसको स्यू करता है। ठीक है, ए जो है बी को स्यू करता है 1908 के अंदर, और कौन से वाले रेंट के लिए स्यू कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 1906 वाले रेंट के लिए स्यू कर रहा है। अब यहाँ पे ए जो है ना बाद में आके वापस से बी के अगेंस्ट सूट फाइल करके ये नहीं कह सकता कि जो 1905 और 1907 वाला जो रेंट ड्यू था ना मुझे वो भी चाहिए, क्योंकि जब उसको सूट फाइल करना था जब उसने सिर्फ एक ही ईयर का सूट फाइल किया, जबकि वो एक सूट के अंदर तीनों ईयर का सूट फाइल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ पे जो है वो अलाउड नहीं है बाद में कि वो दोनों ईयर का जो रेंट है वो मांग सके। ठीक है, क्योंकि उसने खुद से रेलिंक्विश किया है ना वो, तो अब वो लेटर ऑन उनको नहीं मांग सकता। क्लियर हुआ इलस्ट्रेशन से। नाउ द नेक्स्ट वन,
रूल 3 कहता है जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। फर्स्ट पॉइंट कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली एंड एनी प्लेंटिफ्स हैविंग कॉजेज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली में यूनाइट सच कॉजेज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। अब इसके अंदर चार चीज़ें हैं। पहला ये कह रहा है, पहली चीज़ क्या है, जहाँ पे सिर्फ एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है तो उस केस में जितने भी उसके अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शंस है, ठीक है ना, सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन है उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो प्लेंटिफ जो है क्या कर सकता है, उन सबको एक सूट के अंदर यूनाइट करके डिफेंडेंट को स्यू कर सकता है। सेकेंड चीज़ क्या कह रहा है, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है उस केस में जो है वो क्या कर सकते हैं, तो वो सारे प्लेंटिफ जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के साथ जॉइंट होके उस डिफेंडेंट को कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्ड में स्यू कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है वहाँ पे वो सारे एक साथ आ सकते हैं और डिफेंडेंट को स्यू कर सकते हैं। क्लियर। अब थर्ड चीज़ जो है वो क्या है इसमें, जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है उस केस में क्या होगा कि सारे डिफेंडेंट्स को जॉइंट कर लिया जाएगा और फिर उनके अगेंस्ट जो है वो प्लेंटिफ स्यू कर लेगा, ठीक है। जहाँ एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है वहाँ पे वन प्लेंटिफ है, जहाँ एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है वहाँ पे ओनली वन डिफेंडेंट है। क्लियर। तो जो फोर्थ वाला है वो क्या कह रहा है, जहाँ पे दो से ज़्यादा प्लेंटिफ है और दो से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ठीक है, जहाँ पे दो से ज़्यादा प्लेंटिफ और दो से ज़्यादा डिफेंडेंट है उस केस में क्या होगा, वो सारे प्लेंटिफ एक साथ हो जाएंगे और उन डिफेंडेंट को भी जो है, जितने भी डिफेंडेंट है उनको भी एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे और फिर उनको स्यू कर देंगे। क्लियर हो गया रूल 1। अब ये सब क्लॉज 2 क्या कहता है, वेयर कॉजेज ऑफ एक्शंस आर यूनाइटेड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड्स द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर्स एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ऑफ सूट। अब यही कह रहा है कि जहाँ पे इतने सारे जो कॉजेज ऑफ एक्शन के जो भी क्लेम थे ना उन सबको जहाँ पे यूनाइट कर रहे हैं उस केस में अब जुरिसडिक्शन की बात आती है, तो वो जुरिसडिक्शन किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जितनी भी अमाउंट है या जितना भी अपन एग्रीगेट में उसकी वैल्यू निकालेंगे और जो निकलेगी ना उसके ऊपर जो है जुरिसडिक्शन डिसाइड होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 4, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रूल 4 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी जॉइंट विद द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, ठीक है। तो कोई भी कॉज ऑफ एक्शन जो है ना बिना कोर्ट की परमिशन के आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात आ रही है, ठीक है। जहाँ पे वो सूट जो है वो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में है, वहाँ पे आप बिना कोर्ट की परमिशन के कोई भी कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, तो इसके 3 एक्सेप्शन पढ़ते हैं। पहला कहता है क्लेम्स फॉर मैसने प्रॉफिट्स और अरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ। इस केस में आप बिना कोर्ट की परमिशन के ज्वाइन कर सकते हो कॉज ऑफ एक्शंस को। सेकंड वन, क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड, ठीक है। जहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर रहे हो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, तो वहाँ पे आप कर सकते हो बिना कोर्ट की परमिशन के। Now the third one, claims in which the relief sought is based on the same cause of action, ठीक है। जो आप रिलीफ मांग रहे हो ना वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर ही है ना, सेम कॉज ऑफ एक्शन से ही वो रिलीफ जो है अराइज हो रही है, तो उस केस में भी आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। नाउ प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन ए सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडेम्पशन फ्रॉम आस्किंग टू बी पुट इनटू पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी सूट जो है किसका है, फोरक्लोजर का है या रिडेम्पशन का है, तो उसके अंदर पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, पूछ सकती है कि उनको जो है इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रूल है ना, ये रूल उनको डिबार नहीं करता है, ठीक है। इस रूल से वो डिबार नहीं होते हैं और वो अपना पोजेशन मांग सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ रूल 5,
claims by or against executor, administrator or heir. No claim by or against an executor, administrator or heir as such shall be joined with claims by or against him personally unless the last mentioned claims are alleged to arise with reference to the estate in respect of which the plaintiff or defendant sues or is sued as executor, administrator or heir, or as such as he was entitled to or liable for jointly with a deceased person whom he represents. तो यहाँ पे यही कह रहा है, जब भी कोई पर्सन जो है वो कौन सी कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहा है, या तो वह एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी में, एडमिनिस्ट्रेटर की में, या फिर हेयर की में, ठीक है, उस केस में जो है आप उनके क्लेम्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कौन से क्लेम के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते? जो कि पर्सनली है। कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे भी क्लेम जो है वो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर के अगेंस्ट है, या फिर वो किसी के अगेंस्ट में क्लेम कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। उनको पर्सनली, उनका जो भी पर्सनल चीज़ है ना, आप उसको उनके साथ इन्वॉल्व नहीं करोगे। वो इस कैपेसिटी में क्लेम कर रहे हैं तो आपका सिर्फ मतलब इस कैपेसिटी तक ही होना चाहिए, आप उनकी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाओगे, ठीक है ना। पर्सनली आप जाके उनके एस्टेट से क्लेम नहीं करने वाले हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है, जहाँ पे जो लोग इस कैपेसिटी के अंदर स्यू कर रहे हैं वो वहीं तक ही रहेंगे, उनके आप पर्सनल चीज़ों पे नहीं जा सकते। नाउ द रूल 6 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। रूल 6 को जो है हम रूल 3 के साथ पढ़ते हैं, है ना। ये क्या कहता है, वेर इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट द जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन इन वन सूट में एम्बेरस और डिले द ट्रायल or is otherwise inconvenient, the court may order separate trials or make such other order as may be expedient in the interest of justice, ठीक है। जहाँ पे कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन हमने किया था ना, कहाँ पे रूल 3 के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, एम्बेरस कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं ट्रायल को, ठीक है। या फिर वो जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन के कारण कोर्ट को जो है क्या हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है, उस केस में कोर्ट जो है क्या करेगा, सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर कर देगा। क्लियर हो गया। या फिर और कोई ऐसा ऑर्डर करेगा जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट रूल, ऑर्डर रूल 7, ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जॉइंडर। All objections on the ground of misjoinder of causes of action shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived, ठीक है। तो अगर आपको misjoinder के रिगार्डिंग में कोई भी ऑब्जेक्शन करना है तो एक तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे करोगे, सेकेंड चीज एट और बिफोर सच सेटलमेंट ऑफ इश्यूज पे करोगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आपने आपके ऑब्जेक्शन के राइट को क्या कर दिया है, वेव कर दिया है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर 3 जो कि बात करता है रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर की। अब देखते हैं कि रूल 1 क्या कहता है। एनी अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट इन और टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड और डन बाय अ पार्टी इन सच कोर्ट may, except where otherwise expressly provided by any law for the time being in force, be made or done by the party in person or by his recognized agent or by a pleader appearing, applying or acting as the case may be on his behalf, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी कोर्ट में प्रेजेंट होने की बात आती है वहाँ पे पार्टी खुद प्रेजेंट हो सकती है, या फिर उसका रिकॉग्नाइज एजेंट हो सकता है, या फिर प्लीडर हो सकता है। क्लियर हो गया। इसका प्रोवाइडेड क्या कहता है, डेट एनी सच अपीयरेंस शैल इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन। लेकिन अगर जहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है ना कि उस पार्टी को खुद प्रेजेंट होना है कोर्ट के अंदर, उस केस में वो पार्टी खुद जाएगी और उसके रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर को नहीं भेजेगी, ठीक है। अदरवाइज वो उसको भेज सकती है उनके बिहाफ पे। क्लियर हो गया। नाउ रूल 2, रिकॉग्नाइज एजेंट। रूल 2 बात करता है कि रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होते हैं। The recognized agents of parties by whom such appearances, application and acts may be made or done are a person holding power of attorney authorizing them to make and do such appearance, application and act on behalf of such party। जहाँ पे किसी पर्सन को जो है क्या किया है, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो है उसको ऑथोराइज कर दिया है कि वो उस पार्टी के बिहाफ पे अपीयरेंसेस कर सकती है, एप्लीकेशन कर सकती है, या ऐसा कोई भी एक्ट कर सकती है, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उसको पावर दे दी गई है तो उसको हम क्या मानेंगे, रिकॉग्नाइज एजेंट मानेंगे। बी,
persons carrying on trade or business for and in the name of parties not resident within the local limit of jurisdiction of court within which limit the appearance, application or act is made or done in matters connected with such trade or business only where no other agent is expressly authorized to make and do such appearance, application and acts। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जहाँ पे वो पार्टी जो है ना वो तो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन रह रही है लेकिन उसका बिजनेस वगैरह कहीं और चल रहा है, और जहाँ पे उसका बिजनेस चल रहा है ना उस बिजनेस को जो भी संभाल रहा है तो वही पर्सन क्या हो गया, उसका रिकॉग्नाइज एजेंट माना जाएगा। क्लियर हो गया। तो दो कंडीशन है जो जो कि फुलफिल करती है रिकॉग्नाइज एजेंट के लिए। क्लियर, पहले में पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू दे दिया है और सेकंड के अंदर जो है वो पर्सन अगर उसका बिजनेस वगैरह ये सारी चीजें देख रहा है तो वो रिकॉग्नाइज एजेंट माना जाएगा। क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल 3 कहता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट। फर्स्ट कहता है प्रोसेसेस सर्व्ड ऑन द रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ ए पार्टी शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ सेम हैड बीन सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस है, समन वगैरह कुछ भी, अगर हम वो रिकॉग्नाइज एजेंट को दे रहे हैं तो ये माना जाएगा कि हमने वो समन जो है उसकी सर्विस पार्टी को कर दी है। ठीक है, अगर कोर्ट कह दे कि नहीं आप तो उस पर्सन को ही सर्विस करो तो उस केस में जो है हमें उस पर्सन को सर्विस करना पड़ेगा जो कि एक्चुअल पार्टी टू सूट है, लेकिन अदरवाइज जो है हम रिकॉग्नाइज एजेंट को ही सर्विस करेंगे और उसी सर्विस को हम मानेंगे कि हमने पार्टी टू द सूट को सर्विस कर दी है। नाउ द सेकंड, द प्रोविजन फॉर द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन ए पार्टी टू ए सूट शैल अप्लाई टू द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन हिज रिकॉग्नाइज एजेंट। ठीक है ना, जो प्रोविजंस पार्टी टू ए सूट के ऊपर अप्लाई होते सर्विस करने के लिए वही सारे प्रोविजन जो है रिकॉग्नाइज एजेंट के ऊपर भी सेम वे में अप्लाई होंगे जो कि पार्टी टू ए सूट पे अप्लाई होते हैं। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल 4 अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। रूल 2 और 3 के अंदर हमने क्या बात की है, रिकॉग्नाइज एजेंट की। अब रूल 4 हम पढ़ते हैं कि प्लीडर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय सच पर्सन बाय अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइन और बाय सच पर्सन और बाय हिज रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय सम अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड और अंडर ए पावर ऑफ अटॉर्नी टू मेक सच अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होता है प्लीडर का। पहला तो वो पार्टी जो है क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइन कर रही है। ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन करके उसको अपॉइंट कर रही है। सेकंड, अगर उसका कोई रिकॉग्नाइज एजेंट है तो वो पार्टी के बिहाफ पे उसको अपॉइंट कर रहा है। थर्ड, कोई और पर्सन है जो कि ऑथोराइज है, जिसको कि उस पार्टी ने ऑथोराइज किया है अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो कर सकता है। या फिर 4 के अंदर किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, मतलब कि उस पार्टी ने जो है किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है और ये पावर दे रखी है कि आप लीडर को अपॉइंट कर सकते हो मेरे बिहाफ पे, तो उस केस में वो पर्सन कर सकता है। ठीक है, तो 4 तरीके से प्लीडर का अपॉइंटमेंट हमने रूल 1 के अंदर देखा। अब रूल 2 क्या कहता है, एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट एंड शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ सब रूल 1 be deemed to be in force until determined with the leave of the court by a writing signed by the client or the pleader as the case may be and filed in court or until the client or the pleader dies or until all the proceeding in the suit are ended so far as regards the client। तो रूल 1 के अंदर तो हमने ये पढ़ा कि प्लीडर को अपॉइंट कैसे करते हैं। अब रूल 2 के अंदर कहता है कि जब प्लीडर अपॉइंट हो जाता है तो हमको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हाँ हमने इस पर्सन को जो है हमारा प्लीडर अपॉइंट किया। ये लाइन लिखी है ना, एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट। ठीक है, तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद कह रहा है कि जिस प्लीडर को हमने अपॉइंट किया है वो कितने टाइम पीरियड तक रहेगा। तो पहली चीज़ कह रहा है कि विद द लीव ऑफ द कोर्ट, है ना, अगर कोर्ट की परमिशन से आप अगर चाहो तो उस प्लीडर को हटा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, राइटिंग में उस पर क्लाइंट और प्लीडर के दोनों की रिटर्न में लिख के दोगे कोर्ट के अंदर और कोर्ट परमिशन दे देता है तो आप उस प्लीडर को हटा सकते हो। पहली कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन ये है कि जहाँ पे क्लाइंट और प्लीडर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में। ठीक है, थर्ड कहता है अंटिल ऑल प्रोसीडिंग इन द सूट आर एंडेड सो फार एज रिगार्ड्स द क्लाइंट। या फिर क्या हो रहा है, पूरी जो प्रोसीडिंग्स है ना उसका एंड हो चुका है और सूट का डिस्पोजल हो चुका है, उस केस में जो है प्लीडर जो है
उसका अपॉइंटमेंट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कंडीशंस पढ़ी हमने जब प्लीडर जो है उसका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट हो जाता है और वो उतने टाइम पीरियड तक ही रहता है। पहली तो ये कि अगर आप कोर्ट की परमिशन से उसको हटा रहे हो, सेकंड जो है क्लाइंट या प्लीडर की डेथ हो जाती है तो, और थर्ड जो है क्या होता है, प्रोसीडिंग्स का एंड हो चुका है। ठीक है, डिस्पोजल हो चुका है केस का। तो क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सब रूल द फॉलोइंग शैल बी डीम टू बी प्रोसीडिंग्स इन द सूट। ठीक है, अब प्रोसीडिंग्स किस किस को कहते हैं वो ये बता रहा है। एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ डिक्री और ऑर्डर इन द सूट। ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेशन है रिव्यू ऑफ डिक्री और ऑर्डर की, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, प्रोसीडिंग का हिस्सा मानते हैं। बी कहता है एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 और अंडर सेक्शन 152 ऑफ दिस कोड इन रिलेशन टू एनी डिक्री और ऑर्डर मेड इन द सूट। ठीक है, एप्लीकेशन जो है सेक्शन 144 के अंदर और 152 के अंदर, उसको भी हम क्या मानेंगे, प्रोसीडिंग्स ही मानेंगे। सी कहता है एन अपील फ्रॉम एनी डिक्री और ऑर्डर इन द सूट। ठीक है, किसी भी डिक्री और ऑर्डर की क्या हो रही है, अपील हो रही है, उसको भी हम प्रोसीडिंग का हिस्सा मानेंगे। Now the D, any application or act for the purpose of obtaining copies of documents or return of documents produced or filed in the suit or of obtaining refund of money paid into the court in connection with the suit। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, किसके लिए, डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ के लिए या फिर रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, या फिर क्या कर रहे हो आप, आपका जो भी मनी था उसके रिफंड के लिए कर रहे हो, तो उस केस उनको भी हम क्या मानेंगे, सूट की प्रोसीडिंग्स का पार्ट मानेंगे। क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट, अब इसका सब रूल 3 कहता है नथिंग इन सब रूल 2 शैल बी कॉन्स्टिट्यूट as extending as between the pleader and his client the duration for which the pleader is engaged, as authorizing service on the pleader of any notice or document issued by any court other than the court for which the pleader was engaged, except where such service was expressly agreed to by the client in the document referred to in sub rule 1। तो ए पॉइंट कहता है कि प्लीडर जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन हमने जब सब रूल 2 में पढ़ा था तो उसका अपॉइंटमेंट पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। तो ये यहाँ पे 3 यही कह रहा है कि वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, फिर बी कहता है एज ऑथराइजिंग सर्विस। इसके कहने का मतलब है कि अगर एक प्लीडर एक कोर्ट में अपॉइंट हो गया तो वो दूसरे कोर्ट की सर्विस नहीं ले सकता अनटिल एंड अनलेस अगर पार्टीज जो है वो क्या हो चुकी है, एक्सप्रेसली उनके डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाली चीज़ उनके बीच में अग्री हो गई है। जैसे क्लाइंट और उसके प्लीडर के बीच में ये अग्रीमेंट हो चुका है कि हाँ आप दूसरे कोर्ट की सर्विस ले सकते हो, उस केस में हो सकता है, अदरवाइज जो है वो किसी और कोर्ट की सर्विस नहीं ले सकता। Now the fourth point, the High Court may by general order direct that where the person by whom a pleader is appointed is unable to write his name, his mark upon the document appointing the pleader shall be attested by such person and in such manner as may be specified by the order। इसका मतलब कोई पार्टी जो है वो क्या है, वो नाम नहीं लिख सकती या अपने सिग्नेचर वगैरह उस डॉक्यूमेंट पे नहीं कर सकती, तो वो किसी और से करवा सकती है। ठीक है ना, कहने का सिंपल यही है, जो अनेबल है वो किसी और से करवा सकती, किसी और को ऑथराइज कर सकती है। क्लियर। Now the fifth, no pleader who has been engaged for the purpose of pleading only shall plead on behalf of any party unless he has filed in court a memorandum of appearance signed by himself and stating। तो कोई प्लीडर जो है उसको क्या करा है, एक टेम्पररी बेसिस के लिए आपने अपॉइंट किया है प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक है ना, टेम्पररी के लिए आपने उसको अपॉइंट किया है, तो उस केस में जो है उसको मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। उसी के साथ में उसको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द पार्टी और द नेम ऑफ पार्टी फॉर हुम ही अपियर्स, द नेम ऑफ द पर्सन बाय हुम ही ऑथराइज टू अपियर। ठीक है, तो फिफ्थ के कहने का मतलब क्या है कि अगर जब भी कोई प्लीडर जो है टेम्पररी बेसिस पे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए उसको मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, और उसमें ये 3 चीज़ें लिखनी होगी। Provided that nothing in this sub-rule shall apply to any pleader engaged to plead on behalf of any party by any other pleader who has been duly appointed to act in court on behalf of such party। लेकिन ये चीज़ उन प्लीडर पे अप्लाई नहीं होगी जिसको कि पार्टी ने अपॉइंट किया है ना, प्रॉपर वे में जिसको अपॉइंट किया है पूरी प्रोसीडिंग्स के लिए, उन प्लीडर के ऊपर ही अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जो टेम्पररी बेसिस पे आ रहा है उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल 5 कहता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर।
Any process served on the pleader who has been duly appointed to act in court for any party or left at the office or ordinary residence of such pleader, and whether the same is for the personal appearance of the party or not, shall be presumed to be duly communicated and made known to the party whom the pleader represents, and unless the court otherwise directs, shall be as effectual for all purposes as if the same had been given to or served on the party in person. तो रूल 5 क्या कहता है कि प्लीडर पे जो भी प्रोसेस सर्व हो रहे हैं ना उसकी बात कर रहा है। इसका कहने का मतलब यही है कि जहाँ पे आपने प्लीडर के ऑफिस में या फिर जहाँ पे वो रिसाइड करता है या जहाँ पे वो रहता है, अगर वहाँ पे आपने नोटिस सर्व कर दिया है ना, तो यही माना जाएगा कि आपने उस पार्टी को नोटिस सर्व कर दिया है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस अगर कोर्ट डायरेक्ट कर देता है कि नहीं आप जो है ये सर्विस जो है पार्टी को खुद करोगे, तो उस केस में नहीं माना जाएगा। अदरवाइज अगर आप प्लीडर के ऑफिस में सर्व कर रहे हो या फिर प्लीडर के रेजिडेंस पे सर्व कर रहे हो, तो यही माना जाएगा कि आपने उस पार्टी को जो है क्या कर दिया है, वो नोटिस सर्व कर दिया है। क्लियर हुआ। नाउ रूल 6, ये रूल 5 जो है ना सेम रिकॉग्नाइज एजेंट का रूल 3 जैसा ही है। जब आपने रिकॉग्नाइज एजेंट को सर्व कर दिया तो यही माना जाएगा पार्टी को कर दिया। सेम रूल 5 भी यही बात करता है। नाउ रूल 6, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। Beside the recognized agent described in Rule 2, any person residing within the jurisdiction of court may be appointed an agent to accept service of process। ठीक है। अब रिकॉग्नाइज एजेंट के अलावा भी पार्टी चाहे तो किसी और को एजेंट बना सकती है, और किस लिए बना रही है कि ताकि वो जितनी भी सर्विसेज हो रही उन सबको पार्टी के बिहाफ पे ले ले, ठीक है। तो इस केस में अगर उसका एजेंट उसकी सर्विसेज को एक्सेप्ट करा है तो यही माना जाएगा कि पार्टी उन सर्विसेज को एक्सेप्ट करी, ठीक है। मान लो कोई समन आया, समन सर्व हो गया एजेंट पे, एजेंट ने साइन कर दिया, तो कोर्ट क्या मानेगी कि एजेंट ने ले लिया, इसका मतलब कि पार्टी को अब नॉलेज हो चुकी है, और यही माना जाएगा कि वो जो नोटिस था वो पार्टी को ही सर्व हुआ, मतलब कि वो जो समन था वो पार्टी को ही सर्व हुआ है, ठीक है। सेकेंड, appointment to be in writing and to be filed in court. Such appointment may be by special or general and shall be made by an instrument in writing signed by the principal, and such instrument, or if the appointment is general, a certified copy thereof shall be filed in the court। ठीक है। जब हम ऐसे एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, और उसका सर्टिफाइड कॉपी वगैरह वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर हो गया। Third, the court may at any stage of the suit order any party to the suit not having a recognized agent residing within the jurisdiction of court or a pleader who has been duly appointed to act in the court on his behalf to appoint within a specified time an agent residing within the jurisdiction of court to accept service or the process on his behalf। ठीक है। अगर उस जुरिस्डिक्शन के अंदर उसका रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं रह रहा है, प्लीडर नहीं रह रहा है, तो कोर्ट जो है पार्टी को कह सकती है कि इस जुरिस्डिक्शन के अंदर आप एक एजेंट अपॉइंट कर लो, जिससे कि जो जितनी भी सर्विसेज वगैरह हैं कोर्ट जो है उस एजेंट को दे सके, है ना, जिससे कि आपके पास वो सर्विसेज पहुंच जाए, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट जो है पार्टी को ऐसा डायरेक्शन दे सकती है। क्लियर हुआ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई ऑर्डर का कोई रूल नहीं समझ में आया या कोई प्रोविज़न नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।